हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कंसाइनमेंट क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट क्या है ये समझ लेते हैं। तो कंसाइनमेंट एक तरीका है जिसके माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह पर माल बेच सकते हैं। ठीक है, हम कहीं पे हैं और अपना माल कहीं पे बेचना चाहते हैं तो हम इस माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए एक प्रोड्यूसर है किसी सामान का और ये जो है ये दिल्ली बेस्ड है, यानी कि दिल्ली में अपना बिजनेस चला रहा है। ठीक है, और एक समय के बाद जब दिल्ली का पूरा मार्केट ए कवर कर लेगा, मतलब पूरे दिल्ली में उसका सामान पहुंच चुका है, अब उसको एक्सपैंड करने के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है, अपना विस्तार करने के लिए बिजनेस का कोई जगह नहीं बचा है और वो चाहता है कि किसी दूसरे शहर में जाके अपना बिजनेस स्टैब्लिश करे। अब यहाँ पर एक अकेले बिजनेस कर रहा है तो दोनों जगह पे जाके बिजनेस वो स्टार्ट नहीं कर सकता है, दोनों जगह के बिजनेस को वो ऑपरेट खुद से नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए कि वो जो बिजनेस नया सेटअप करना चाहता है वो पटना में करना चाहता है। अब पटना में करना चाहता है तो इसके पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे अपने बिजनेस का फ्रेंचाइज किसी को दे देगा, ये फ्रेंचाइज दे सकता है। अब फ्रेंचाइज देगा या अपने एम्प्लॉय के माध्यम से एक अपना बिजनेस सेटअप वहीं पे खोल लेगा। ठीक है, और तीसरा माध्यम है कंसाइनमेंट का। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से वो सेल कर सकता है, मेनली ये हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। अगर वो वहां पे बिजनेस सेटअप करता है पटना में तो जरूरी नहीं कि बिजनेस जो भी बिजनेस खोलेगा वो चल ही जाए। ठीक है, तो एम्प्लॉय लिस्ट करेगा तो इसमें जनरली उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि उसको सब कुछ खुद से पे करना पड़ेगा, उसको वहां का रेंट भी पे करना पड़ेगा, अगर ऑब्वियसली किराए पे मकान लेता है तो उसको जितने भी एम्प्लॉय रखेंगे उन सबको सैलरी भी देना पड़ेगा और जो भी खर्चे होंगे वो सब खुद से उठाना होगा। ठीक है, और जरूरी नहीं कि वो सारे खर्चे उसके सेल से कवर हो जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा रिस्की है, करते हैं बिजनेसमैन बट रिस्की एरिया है। उसी तरह फ्रेंचाइज है। फ्रेंचाइज में क्या है कि इसको कोई भी खर्चा तो नहीं आएगा, खर्चा जो फ्रेंचाइज ओपन करता है व्यक्ति वही उठाता है। ठीक है, तो इसको कोई खर्चा तो नहीं आएगा ए को, बट प्रॉफिट भी बहुत कम आएगा, क्योंकि जो फ्रेंचाइज खोलता है जनरली वो प्रॉफिट पूरा का पूरा रख लेता है। तो प्रॉफिट का केवल एक लो पोर्शन, एक छोटा सा भाग हमको मिलता है, 10% 20% कह लीजिए, बहुत हो गया। तो पूरा प्रॉफिट हमको इसमें नहीं मिल रहा है फ्रेंचाइज में। तो फ्रेंचाइज में हमको फायदा कम होता है लेकिन एक्सपैंड करने का बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और फ्रेंचाइज के लिए आपके बिजनेस का नाम बहुत बड़ा होना जरूरी है। जब तक बड़ा नाम नहीं है तब तक कोई आपके बिजनेस को क्यों खोलना चाहेगा, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके ही फ्रेंचाइज ओपन होते हैं ज्यादातर। खाने के क्षेत्र में देखिए तो आप पिज्जा हट है, डोमिनोज है, ये सब फूड चेन है, तो इनके फ्रेंचाइज ओपन होते हैं। किसी छोटे बिजनेस का फ्रेंचाइज ओपन नहीं होता है। ये नहीं कह सकते कि एक रोल की दुकान है दिल्ली में, उसका हम फ्रेंचाइज खोल रहे हैं पटना में। तो एक रोल की दुकान है, वो इतना फेमस है नहीं, उसके नाम से खोल ही ले तो क्या फायदा है। ठीक है, तो नाम के आधार पे सामान बिकता है, इसीलिए फ्रेंचाइज ओपन होता है। ठीक है, तो फ्रेंचाइज खोलने में प्रॉफिट आपको जो मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, तो इसीलिए फ्रेंचाइज प्रेफर नहीं करेंगे और दूसरा नाम भी बहुत बड़ा होना चाहिए। तो फ्रेंचाइज का ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा बड़ा होने के बाद सोचा जाएगा। उसी तरह इसमें भी रिस्क है, ज्यादा रिस्क है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लगेगा, इनकम भले ही हमारा ही होगा पूरा बट रिस्की है। ये इनकम पूरा का पूरा अपना होगा बट रिस्की है।
ठीक है, तो इन जगहों पे हम कंसाइनमेंट का तरीका यूज करते हैं। कंसाइनमेंट में क्या होता है, कंसाइनमेंट में आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं उठाना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी नहीं उठाना। पटना पे मान लीजिए कि बी है, नाम नहीं लिखा था मैंने, बी है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं उठाना है, ना तो आपको रेंट पे करना है, ना ही किसी को सैलरी पे करना है। कंसाइनमेंट में क्या है कि अगर बी काम करेगा, जितना सेल करेगा उसके हिसाब से आपका कमीशन देना होगा आपको। तो सेल अगर होगा तो कमीशन मिलेगा, सेल नहीं होगा तो कमीशन नहीं मिलेगा। तो ए किसको कमीशन देगा, बी को कमीशन देगा। तो इसलिए अब यहां पे आप देखिए कि प्रॉफिट भी पूरा का पूरा खुद से आ रहा है, अपने पास ही आ रहा है, फ्रेंचाइज की तरह कम प्रॉफिट नहीं आ रहा है, और खर्चा भी कम है। इंप्लॉय को हमको ना तो सैलरी देना है, ना ही उस जगह का रेंट देना है, तो खर्चा कम है, सेल होगा तो प्रॉफिट मिलेगा। तो शुरुआत में यानी कि जब भी हम बिजनेस अगर हमारा नया है और हम किसी दूसरे जगह पे एक्सपैंड करना चाहते हैं तो ये सबसे सेफ ऑप्शन है। प्रॉफिट भी पूरा हमारा है और खर्चा भी ज्यादा नहीं है। और कंसाइनमेंट का एक फायदा भी है कि कंसाइनमेंट में जनरली जिस व्यक्ति को कंसाइनमेंट का हम काम देते हैं उसका बिजनेस भी उसी चीज का होता है और जमा जमाया होता है, पहले से चल रहा होता है, तो लोग जानते हैं उसको। अगर हम कोई नया बिजनेस खोलेंगे, जैसे एम्प्लॉय और रूम रेंट पर लेके खोलेंगे, तो उसका नाम बनने में भी बहुत समय लगेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कंसाइनमेंट में वो व्यक्ति पहले से ही उसी एरिया में काम कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई मोबाइल कंपनी है और हम कंसाइनमेंट दे रहे हैं, तो हम उसी को देंगे जो कि पहले से मोबाइल का बिजनेस चला रहा होगा, ठीक है। उसको कहेंगे कि आप मेरा मोबाइल बेचिए, हम आपको कमीशन देंगे, ठीक है, वो तैयार भी हो जाएगा। तो इसीलिए कंसाइनमेंट में फायदे हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि जिस व्यक्ति को हम देते हैं ना कंसाइनमेंट का काम, वो पहले से उसी क्षेत्र में काम कर रहा होता है, तो उसके पास ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे हो सकते हैं काम हो, तो वो हमारा सामान क्यों बेचेगा। हमारा सामान बेचने के लिए हम उसको तरह तरह का लालच देते हैं, ठीक है। तो क्या लालच देते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम उसको लालच देते हैं, हम उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, ये सब चीजें देकर हम उसको रिझाते हैं कि वो हमारा सामान बेचे, ठीक है। तो कंसाइनमेंट का प्रोसेस यही है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सामान भेजता है, किस पर्पज से भेजता है, माल बेचने के उद्देश्य से दूसरे शहर, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति को क्या मिलता है, तो दूसरे व्यक्ति को उसके बदले में कंसिडरेशन मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि ये जो सामान गया तो क्या ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया, नहीं, ऑनरशिप यहाँ पे ए के पास ही रहेगा, यानी कि सामान का मालिक अभी भी ए ही है, ठीक है। उसी तरह रिस्क जो है सामान से रिलेटेड वो किसका है, तो वो भी ए का ही है, क्योंकि बी यहां पर जो भी सेल कर रहा है कमीशन बेसिस पे कर रहा है। तो वो क्या कहेगा कि अगर हम कोई सेल ना करें और कोई सामान नुकसान हो जाए तो वो नुकसान हमको आपको पे करना पड़ेगा। तो बेकार में हम इस चीज का रिस्क नहीं लेंगे, आप अपने रिस्क पे सामान भेजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम उसको नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब जो सामान भेजता है उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रेषक, ठीक है। और जिसको सामान मिलता है उसको हम कंसाइनी बोलते हैं, कंसाइनी, हिंदी में इसको प्रेषिती बोलते हैं, ठीक है। तो कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजता है कमीशन के बदले बेचने के लिए, जिसमें ओनरशिप और रिस्क दोनों कंसाइनर का होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल परिभाषा की बात करें, when consignor send goods to consignee for the purpose of sale in consideration of commission, where ownership and risk remains with consignor, ठीक है। तो अलग अलग जो वर्ड्स आए हैं उसको भी समझ लेते हैं। कंसाइनर कौन होता है, तो माल भेजने वाला, ठीक है। कंसाइनर सेंड गुड्स कर रहा है किसको,
कंसाइनी को, यानी कि जिसको माल मिलेगा और जो बेचने का काम करेगा। और कंसाइनी को माल किस लिए भेज रहा है? तो पर्पस ऑफ सेल है, सेल के उद्देश्य से भेज रहा है। और कंसाइनी फ्री में तो कुछ नहीं करेगा, उसके बदले में कुछ तो लेगा, तो कंसिडरेशन के रूप में उसको कमीशन मिलता है, ठीक है। और कमीशन मिलता है, और इस केस में ऑनरशिप और रिस्क हमेशा रिमेन्स विद कंसाइनर है, यानी कि कंसाइनर के पास रहता है। हाँ, एग्रीमेंट में अगर हम कुछ चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट का अलग महत्व होता है, ठीक है, जो नॉर्मल रूल होते हैं और उसके हट के अगर हम कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर वो एग्रीमेंट एप्लीकेबल होगा। हो सकता है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ये एग्रीमेंट हो जाए कि रिस्क जो है वो कंसाइनी का होगा। अगर टूट फूट होता है, चोरी होता है, कुछ भी होता है, तो वो सब कंसाइनी देखेगा। तो उस सिचुएशन में हम अलग तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल रिस्क और ओनरशिप दोनों कंसाइनर के पास होते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी की परिभाषा की बात करें तो हिंदी की परिभाषा होगी, जब प्रेषक प्रेषती को कमीशन के बदले बिक्री के उद्देश्य से माल भेजता है, जहां पर मालिकाना हक एवं जोखिम दोनों प्रेषक का ही होता है, ठीक है। तो यह है आपका हिंदी का डेफिनेशन। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की, विशेषताएं। तो ये है फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला है कि टू पार्टीज होते हैं, दो पक्ष होते हैं, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी। कंसाइनर कौन होता है? तो जो सामान भेजता है, ठीक है, सेंडर ऑफ गुड्स कह सकते हैं इसको, या प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो कंसाइनर और कंसाइनी, कंसाइनी जो सामान रिसीव करता है, प्राप्त करता है और उसको सेल करता है आगे, ठीक है। तो कंसाइनर सामान भेजने वाला, कंसाइनी सामान प्राप्त करके बेचने वाला। दूसरा है, दोनों का जो रिलेशन होता है, दोनों का जो संबंध होता है कंसाइनर और कंसाइनी का, वो प्रिंसिपल ऑफ और एजेंट का होता है, ठीक है। तो दोनों इस तरह से काम करते हैं कि प्रिंसिपल यानी कि बॉस और ये उसका एजेंट, ठीक है। तो दोनों का रिलेशन होता है। उसके बाद है कंसाइनर जो है वो कंसाइनी को इनवॉइस नहीं भेजता है, परफॉर्मा इनवॉइस भेजता है। कंसाइनर सेंड परफॉर्मा इनवॉइस टू कंसाइनी। क्या मतलब हुआ? तो परफॉर्मा इनवॉइस भी इनवॉइस की तरह ही होता है, लेकिन वो एक्चुअल बिल नहीं होता है, वो सैंपल होता है। कहने का ये मतलब है कि जिसमें ये बताया होता है कि सारा सामान है लेकिन वो बिका नहीं है, ठीक है। बताते हैं बहुत जगह पे जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सिचुएशन में नॉर्मल इनवॉइस भेजने से पहले परफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है, ताकि सामने वाले को ये पता चल जाए कि उस सामान के लिए हमको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए परफॉर्मा इनवॉइस भेजा जाता है। तो यहाँ पर इनवॉइस भेजना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि सामान का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जब वो कंसाइनी आगे सामान बेचेगा तब इनवॉइस उसको मिलेगा, तब वो इनवॉइस वो इशू करेगा। लेकिन यहाँ पे सामान नहीं बेच रहा है, वो अपने एजेंट को सामान भेज रहा है, अपने ही ब्रांच में कह लीजिए कि सामान भेज रहा है, तो उसके लिए इनवॉइस नहीं जारी करेगा, ठीक है। उसके बाद है कंसाइनी रिसीव कमीशन फॉर सेल। तो कंसाइनी को सेल करने के लिए कमीशन दिया जाता है। और लास्ट वन है कि रिस्क एंड ओनरशिप रिमेन्स विद कंसाइनर, यानी कि जोखिम और ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक कंसाइनर के पास ही होता है। तो ये है आपके फीचर्स। अब इसके बाद बात आती है कि कंसाइनी जो है वो माल का विक्रय कमीशन के लिए करता है। कमीशन यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कमीशन, तो कमीशन कंसाइनी को मिलता है विक्रय के लिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उसके पास जितने भी लोग सामान भेजेंगे, क्योंकि कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही सेलर को तो पता नहीं होगा, उसके पास बहुत सारे सेलर अपने सामान भेजते होंगे, और फेमस है अगर वो अपने एरिया में तभी उसके पास सामान आ रहा है, और फेमस है तो उसके पास दूसरे लोग भी सामान भेजेंगे। अब सामान अगर भेजेंगे तो उसको सबका माल बेचना है। अब सबका माल बेचना है तो वो आपका ही माल क्यों बेचेगा, ठीक है। तो उसके लिए उसको
एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है जिसको हम ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो कमीशन यहाँ पे जो मिलता है कंसाइनी को 3 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी, दूसरा डेल क्रेडिटर और तीसरा ओवरराइडिंग। तो ये 3 तरह के कमीशन मिलते हैं कंसाइनी को। ऑर्डिनरी कमीशन जनरल कमीशन है, ये कंसाइनर भी देगा और बाकी सब लोग भी देंगे। तो ऑर्डिनरी कमीशन जो होता है वो सिर्फ सेल करने के लिए होता है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो फॉर सेल ऑफ गुड्स, तो इसका पर्पस है इस कमीशन का कि आप माल बेचें, आपको ये कमीशन मिल जाएगा और कुछ भी करने की जरूरत आपको एक्स्ट्रा नहीं है। तो आपको बस माल बेचना है और ये मिल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन कितने पे होगा, तो कैलकुलेशन होगा सेल्स वैल्यू पर। इसकी कैलकुलेशन सेल्स वैल्यू पे होगी ऑर्डिनरी कमीशन की। तो ऑर्डिनरी कमीशन सामान्य कमीशन है जिसका भुगतान हम कंसाइनी को इसलिए करते हैं कि ताकि वो हमारा सामान बेचे, और इसकी कैलकुलेशन हमेशा जितना भी सेल वो करेगा, चाहे नकद है चाहे उधार है, टोटल सेल्स पे निकाली जाएगी, सेल्स वैल्यू टोटल। ठीक है, उसी तरह दूसरा है डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, डेल क्रेडिटर कमीशन का हिंदी होता है प्रतिशोध कमीशन। प्रतिशोध का क्या मतलब हुआ, वैसे तो प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना, लेकिन यहाँ पे कुछ और है मीनिंग। प्रतिशोध का मतलब होता है यहाँ पे कि हम उसको उधार बिक्री जब वो करेगा, ठीक है, तो उधार बिक्री करेगा। मेरा एरिया दूसरा है, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और वो पटना में सामान बेच रहा है, और अगर उसने किसी को उधार बेचा है तो मैं वसूली करने में सक्षम नहीं होऊंगा। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, वहां पे वसूली करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे लिए तो अच्छा यही है कि हम कंसाइनी को ही ये काम सौंप दें कि आपने उधार बेचा है, आप ही वसूल कर लीजिए। तो कंसाइनी कहेगा कि मैं क्यों वसूल करूंगा, आपने मुझे विक्रय करने का काम दिया था, चाहे नकद चाहे उधार, मैंने बेच दिया। अब यहाँ पे यस ये क्वेरी आ सकती है कि उसने बेचा तो उसकी जिम्मेवारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये भी कह सकता है कि पैसा डूब गया, क्योंकि रिस्क किसका है, रिस्क हमेशा कंसाइनर का है। तो हो सकता है वो ढंग से वसूली में मेहनत न करे और हमारा पैसा डूब जाए। तो पूरा पैसा डूबने से अच्छा है कि हम उसको कुछ हिस्सा उस पैसे का दे दें और वो हमारा पैसा वसूल कर ले। तो ये होता है फॉर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यानी कि जिसको भी उधार माल वो बेचेगा उससे वसूली के लिए डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है। उसके बाद बात आती है इसकी कैलकुलेशन किस पे होगी, तो ये भी कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स वैल्यू, यानी कि बिक्री के जो पूरा मूल्य होगा उस पे ये कैलकुलेट होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा है कलेक्शन डेटर से करना है तो उधार बिक्री पे मिलना चाहिए डेल क्रेडिटर कमीशन, नहीं, इसकी भी गणना टोटल सेल पर ही होती है। ठीक है, और तीसरा कमीशन है हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। तो ओवरराइडिंग कमीशन क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि वो हमारा सामान क्यों बेचेगा, स्पेशली उसके पास बहुत सारे कंपनी के सामान है तो वो उनका भी बेच सकता है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक आता है एग्जाम्पल में मैं एक्चुअली कंपनी का नाम नहीं ले सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट में कंपनी का नाम बता देता हूँ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा सिचुएशन, हाल में नहीं 3-4 साल हो गए हैं अगर आप देखें ढंग से तो एक पुरानी कंपनी है इंडिया में मोबाइल की जिसका नाम एस से है, और कुछ नई कंपनी आई हैं जिसमें आपको एक का नाम ओ से है, एक का नाम वी से है। ये दोनों न्यू हैं और ये ओल्ड है। इसकी पकड़ मार्केट में बहुत जबरदस्त है। अब आप दुकान पे जाते थे पहले तो आपको जनरली जो दुकानदार है वो आपको इसी कंपनी के मोबाइल दिखाता था। आप कहते थे कि हाँ कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाइए, वो आपको
एस कंपनी का मोबाइल दिखाता था, उसके फीचर्स बताता, सब कुछ बताता था। 3-4 साल पहले ये दोनों कंपनी मार्केट में आई और उसके बाद जब आप दुकान पे जाते हैं, उसके बाद से जब भी जाते हैं तो जब भी आप उसको बोलते हैं कि अच्छा फीचर वाला मोबाइल दिखाइए, तो वो आपको इन दोनों कंपनी के मोबाइल दिखाता है और इस कंपनी का मोबाइल कम ही दिखाता है। ठीक है, इसका बस ओवरव्यू दे देता है और उसको बड़े डिटेल में अच्छे से बताता है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सेलर है वो इन दोनों कंपनी का मोबाइल ज्यादा बेचना चाह रहा है। अब सेलर फ्री फोकट में तो कोई काम करेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है कि वो अगर इन दोनों कंपनी का मोबाइल अधिक बेचना चाहता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा। इसी बेनिफिट को ओवरराइडिंग कमीशन बोलते हैं। ओवरराइडिंग कमीशन जो है इसी बेनिफिट को बोलते हैं कि ओ और बी वाली जो कंपनी है उन्होंने सेलर को ज्यादा कमीशन दिया, तो ज्यादा कमीशन उसको मिल रहा है तो वो क्या करेगा कि उनके मोबाइल को बेचेगा। मान लीजिए उसके एक मोबाइल पे उसको 5,000 मिल रहा है, इसके एक मोबाइल पे उसको 2,000 मिल रहा है और ये कंपनी कमीशन नहीं बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा बिजनेस जमा आया है, हम क्यों कमीशन बढ़ाएं, हमारा तो सामान वैसे भी जो क्रेता है वो ले लेते हैं। तो इसके वजह से इसने कमीशन ज्यादा दिया नहीं, इन दोनों कंपनी ने ज्यादा कमीशन दिया और कमीशन देने के कारण इनका मार्केट में पकड़ बन गया, अच्छी खासी बिक्री हुई इनकी। ठीक है, क्यों? क्योंकि विक्रेता के दिमाग पे इन्होंने पैसे से कब्जा कर लिया और विक्रेता ही माल बेचता है, क्रेता को विक्रेता ही समझाता है। आप दुकान पे जाते हैं तो जनरली अगर पहले से वेल इन्फॉर्म्ड होके जाते हैं तो कोई बात नहीं तो आपको ओ और वी से स्टार्ट होने वाली जो कंपनी है उन्हीं के फोन बेचेगा, ये तय है। ठीक है, तो पहले से जो सोच के जाएंगे वो तो वही फोन लेंगे जो वो कहते हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आप सेलर को ये कहेंगे कि आप हमको अच्छा सा मोबाइल दिखाइए, तो फिर वो आपको अपनी मर्जी से जिस पे उसको ज्यादा बेनिफिट होगा वो पकड़ा देगा। ठीक है, तो कभी भी सेलर पे इसलिए भरोसा तो करना ही नहीं चाहिए। अगर सेलर आपकी जान पहचान का है, ठीक है, उसकी बात पे भरोसा कर लीजिए। जान पहचान का नहीं है तो ये मत कहिए कि आपको जो सही सबसे सामान लगता है वो दे दीजिए, फिर वो सामान देगा जो आपके हिसाब से सही नहीं है, जो उसके हिसाब से सही है कि उसको जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा वो सामान आपको बेच देगा। तो इसीलिए सेलर पे भरोसा न करें। तो ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है? तो ये होता है फॉर, तो क्या है? फॉर इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ कंसाइनी फॉर मेकिंग सेल्स, मतलब सेल बढ़ाने के उद्देश्य से या सेल अधिक करने के उद्देश्य से जो कंसाइनी का हम इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं कि तुम बेचो, दूसरे से ज्यादा फायदा हम देंगे, तो हमारा ही माल बेचेगा। और इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? तो इसकी कैलकुलेशन का कोई सीधा तरीका नहीं है, आपको हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका हो सकता है। तो क्या हुआ? सेल प्राइस और वॉल्यूम एवं सब एक्स्ट्रा लिमिट, मतलब क्या हो गया कि आप या तो उसको अधिक मूल्य पर माल बेचने के लिए कह रहे हैं या एक क्वांटिटी से ऊपर माल बेचने के लिए कह रहे हैं। जैसे आप उसको कह रहे हैं कि अगर एक महीने में 150 पीस से ऊपर बेच देगा या 200 पीस से ऊपर बेच देगा मोबाइल, तो एक्स्ट्रा कमीशन, उस 200 से ऊपर जितना ज्यादा जाएगा उतना उसका कमीशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि 200 से ज्यादा सामान बेचे। उसी तरह अगर आप उसको कहते हैं कि मोबाइल जो है वो 10,000 का है और 10,000 से जितना ऊपर तुम बेच लोगे ना उसका 20% तुम्हारा, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि जितना मूल्य है उससे ज्यादा ही वसूल करे। ठीक है, तो उससे ज्यादा में ही बेचेगा। तो ये ओवरराइडिंग कमीशन होता है, ये है पूरा ओवरऑल कमीशन का कॉन्सेप्ट। अब इतना तो मैं मान के चलता हूं कि कमीशन आपको निकालने आता है, जो भी अमाउंट होगा उसका परसेंटेज दिया होगा उससे कैलकुलेट कर लेंगे हम। ठीक है, तो ये है कमीशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात आती है अकाउंटिंग की, लेकिन
अकाउंटिंग करने से पहले हमको कुछ कैलकुलेशन और उसमें होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जान लेना जरूरी है। उसके बाद एक साथ हम अकाउंटिंग करेंगे और सब चीज़ों की जर्नल एंट्री, अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं, ये सब पढ़ लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। अब कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। तो क्या है क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में? है तो कुछ खास नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड जो दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उसमें थोड़ा दिमाग घूम जाता है कभी कभी। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के अंत में बचा हुआ माल। अब माल साल के अंत में बचा हुआ है तो उसका क्या मूल्य है वो तुमको दिखाना पड़ेगा। उसको विक्रय मूल्य पे तो दिखा नहीं सकते हैं, और जो हमारा अकाउंटिंग का रूल है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म का, उसके हिसाब से इन्वेंट्री जो होता है, स्टॉक जो होता है, उसका वैल्यूएशन हम कॉस्ट या रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम होता है उस पे करते हैं, ठीक है। यानी कि जितना उससे वसूल हो सकता है वो प्राइस, या जितना हमारा लागत लगा है, इन दोनों में से जो कम होगा उस पे हम वैल्यूएशन करते हैं। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है इन्वेंट्री का, उसमें भी यही बात बताई गई है, ठीक। तो सबसे पहले तो हमारा ये जानना जरूरी है कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। तो सामान का जो दाम है, जितने में उसको खरीदा है, वो तो शामिल होता ही है। उसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि इन्वेंट्री के कॉस्ट में जोड़े जाते हैं, जिसको कि हम परचेज का कॉस्ट बोलते हैं या डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या क्या जोड़ा जाएगा ये देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते थे, तो जो वेजेज होता है, कैरेज होता है, इन सबको जोड़ लेते थे इन्वेंट्री के कॉस्ट में। यानी कि क्लोजिंग स्टॉक जब निकालते रहते थे उसकी वैल्यू, तो उसमें जोड़ लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट 2 लोग इनकर करेंगे, खर्चे 2 लोगों के हैं, तो इसीलिए थोड़ा हमारा यहाँ पे मामला उलझता है। ए दिल्ली में बैठा हुआ है, उसने सामान भेजा पटना के बी को, ठीक है। अब पटना का जो बी है, इसके पास यहां पे एक वेयर हाउस है, ठीक है, और आगे इसका शोरूम है बेली रोड में, ठीक है। और जो उसका वेयर हाउस है वो पटना सिटी में है और शोरूम बेली रोड में है, ठीक है। तो इसने सामान भेजा ए ने, तो ए सामान भेजने पर बहुत सारे खर्च करेगा, जैसे इंश्योरेंस, सामान भेजेगा तो बीमा कराएगा, सामान को लोडिंग करेगा, और उसका भाड़ा जो होगा फ्रेट, ये भी चुकाएगा। इसके अलावा भी कुछ खर्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको ये देख लेना है कि वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होना चाहिए, यानी कि सेलिंग से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो भेजने के उद्देश्य से होना चाहिए, पहुंचने के उद्देश्य से यहाँ पे, ठीक है। अब सामान यहां से फ्लाइट से गया, ठीक है, फ्लाइट से गया और पटना एयरपोर्ट पे सामान आ गया, पटना एयरपोर्ट पे सामान आ गया, ठीक है। सामान एयरपोर्ट पे आया तो वहां पे गोडाउन में पड़ा रहा, और वहां से गोडाउन से सामान आगे बढ़ा और बी के वेयर हाउस में गया। तो बी ने इस गोडाउन का रेंट पे किया, क्योंकि उसको सामान छुड़ाना था, ठीक है। इस गोडाउन का जो उतने समय का भाड़ा था एयरपोर्ट के गोडाउन का, वो चुकाया। उसके बाद अनलोडिंग चार्ज चुकाए और इतने के बीच का कैरेज चुकाया, ठीक है। अब उसका सामान गोडाउन में पहुंच गया, तो गोडाउन में पहुंचा, अब उसको इस गोडाउन का भी रेंट लगेगा, और फिर वो आगे यहां से जब इधर सामान भेजेगा तो इसका भी कैरेज लगेगा, ठीक। आगे जब बेचना है तो उसको एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ सकता है। ये सारे खर्चे आपके इनकर होंगे। अब इसमें से कौन कौन से खर्चे क्लोजिंग स्टॉक में जोड़े जाएंगे, तो इस गोडाउन तक पहुंचने का जो खर्चा है, इससे पहले तक का जो खर्चा है, वो सब उसके क्लोजिंग स्टॉक की लागत में जोड़ा जाएगा। लेकिन अब यहां से आगे का जो खर्चा है वो सेलिंग के पर्पज से हो रहा है, ठीक है। तो वो
खर्चा नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक, तो जनरली इसमें भी हो सकता है कि यहाँ पे वो ए जो है वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा करे, तो वो भी नहीं जोड़ा जाएगा। हमको सामान जो भेजना है उस पर्पज से जो इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस है वो हमको इसमें जोड़ लेना है। तो अब बात आती है कि क्लोजिंग स्टॉक में ये सारे खर्चे जुड़ेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स जो भी अमाउंट होगा उसमें ऐड कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पहले तो प्रोपोर्शनेट का मतलब समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होता है कि सामान टोटल में भेजते हैं हम, 500 यूनिट भेजा, 1000 यूनिट भेजा, तो उसमें सारा का सारा तो बचा नहीं रह जाएगा। तो हमको केवल वही खर्चे लेने हैं जो उस बचे हुए क्लोजिंग स्टॉक का है। यानी कि अगर 500 सामान भेजा है और 50 बचा हुआ है तो केवल हमको 50 यूनिट का ही खर्चा यहां पर लिखना है। तो प्रोपोर्शनेट खर्चा आपको निकालना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट होगा वो 500 यूनिट के लिए। तो 500 यूनिट के लिए है मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सपेंसेज होगा, एक्सपेंसेज को आप डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट से और उसको गुना करेंगे बैलेंस यूनिट से, यानी कि बचे हुए माल से। तो बैलेंस यूनिट से गुना करेंगे, एक्सपेंसेस को टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया और बैलेंस यूनिट से गुना कर दिया, तो आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस निकल जाएगा। ये इसका तरीका है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अभी मैंने बता दिया कि जो भी खर्चा हमारा पहुंचाने के उद्देश्य, यानी कि जब तक सामान कंसाइनी के गोडाउन तक नहीं पहुंच जाता है तब तक का जितना भी खर्चा होगा परचेज से रिलेटेड या भेजने से रिलेटेड, वो सब जोड़ दिया जाएगा। तो उसमें कंसाइनर के भी खर्चे हो सकते हैं, कंसाइनी के भी खर्चे हो सकते हैं, लेकिन केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो वो सारे खर्चे आप जोड़ के उसका अमाउंट यहां पर लिखेंगे तो आपको वैल्यू निकल जाएगा। ये है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यू हमारा निकल गया, आप अगर लिखना चाहते हैं तरीके से तो जनरली सब बुक में होते हैं, तो आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स ऐसे लिख लीजिएगा। स्टेटमेंट बना के भी कर सकते हैं, इसको पर्टिकुलर अमाउंट डाल दे सकते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स लिख देंगे, यहाँ पे कंसाइनर प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर लिख के अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी लिख के अमाउंट लिख देंगे, और जोड़ के हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। अब इसके बाद इसमें ही एक और चीज आती है, लॉस, कि हमारा सामान कुछ नुकसान हो गया। ठीक है, तो उस नुकसान की भी बात हम कर लेते हैं। अब लॉस है तो लॉस को जनरली दो कैटेगरी में यहाँ पे बांट दिया गया है। ठीक है, एक नॉर्मल हो सकता है और एक एबनॉर्मल हो सकता है। मतलब ऐसे खर्चे, ऐसे नुकसान जो कि होने ही होने हैं, उसको आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, और वो जनरली बहुत कम मात्रा में होते हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे लॉस जिनका होना आप रोक नहीं सकते हैं उसको हम नॉर्मल लॉस बोलते हैं, और ऐसे खर्चे जिनका होना रोका जा सकता है उसको एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। जनरली इसमें व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि ये होना ही होना है, अगर व्यक्ति चाह भी ले तो भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें गलती रोकी जा सकती है, तो इसमें किसी न किसी व्यक्ति की ही गलती होती है जिसकी वजह से वो नुकसान होता है हमारा। जैसे बालू जो होता है, रेत जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो बालू को आप एक जगह से जब दूसरे जगह ले जाते हैं तो उसका गिरना स्वाभाविक है। आप किसी भी तरह से उसको ले जाइए, चाहे ट्रैक्टर पे ले जाइए, चाहे ट्रक पे ले जाइए, चाहे आप ठेले पे ले जाइए, उन सब में बालू का गिरना स्वाभाविक है। हाँ, गिरेगा कम मात्रा में ऑब्वियसली, लेकिन गिरेगा जरूर। ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते हैं, कितना भी ढकने, बहुत छोटा होता है और बहुत फिसलता है, तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। तो जितना नुकसान इस तरह से होगा वो हमारा नॉर्मल लॉस है।
लेकिन अब पूरा का पूरा ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर पलट जाए तो वो जो नुकसान होगा वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होगा। तो ट्रैक्टर को पलटने से रोका जा सकता है लेकिन बालू को झड़ने से नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। तो उसी तरह कपड़ा सिलवाने जाते हैं आप, तो कपड़ा सिलवाने जाते हैं तो दर्जी कपड़ा काट रहा है तो उसमें बहुत सारे कटिंग निकलते हैं। आपने देखे होंगे, अब दर्जी के यहाँ जब भी जाइएगा तो बहुत सारा कपड़ा कटा हुआ आपको नीचे पड़ा हुआ मिलेगा। वो सब के सब नॉर्मल लॉस है। क्यों? क्योंकि सामान बनाने में उसकी जरूरत है, उसके साथ सामान नहीं बन सकता है, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कपड़ा इसी तरह बनाना ही शुरू कर दें कि कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो नॉर्मल लॉस होते हैं उनको रोका नहीं जा सकता है। अब लेकिन दर्जी के पास आप गए, उसने आपका शर्ट बनाना शुरू किया, आयरन कर रहा है, आयरन से शर्ट का एक हिस्सा जल गया। अब दर्जी ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये नॉर्मल लॉस है, आयरन करते हैं तो कपड़ा तो जलता ही है, तो ऐसा नहीं कह सकता है वो, तो वो एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा। वहां पे दर्जी की गलती होगी तभी तो आयरन से कपड़ा जला है ना। तो एबनॉर्मल लॉस किसी न किसी की गलती से होता है और उसको रोका जा सकता है। नॉर्मल लॉस में किसी का कोई फॉल्ट नहीं होता है, उसको रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस अकाउंटिंग करते वक्त हम उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। नॉर्मल लॉस की अलग से कोई अकाउंटिंग नहीं करते हैं, बस कैलकुलेशन में जितना भी नुकसान होता है उसको हटा देते हैं, काम खत्म, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग हमको अलग से करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारा नुकसान है और उसका बर्डन हम कस्टमर पे नहीं डाल सकते हैं। नॉर्मल लॉस जरूरी नुकसान है, होगा ही, तो उसका बर्डन हम कस्टमर पर ही डालते हैं, इसीलिए नॉर्मल लॉस की अकाउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसको थोड़ा डिटेल से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप दर्जी के पास गए, ठीक है, और दर्जी के पास गए, वो दर्जी जो है वो खुद ही आपको कपड़ा भी देता है और सिलाई भी करता है, ठीक। अब उसने आपका शर्ट सिलना है तो शर्ट में जनरली 2-2.5 मीटर जो भी कपड़ा लगता है वो आपने उसको बोला शर्ट सिलने के लिए, तो उसने 2.5 मीटर का कपड़ा कटिंग कर लिया आपके लिए, ठीक है। तो वो शर्ट का जो कपड़े का पैसा लेगा वो 2.5 मीटर का आपसे ले लेगा। बाद में आपने देखा कि उसने ना 2.5 मीटर से बहुत सारा कपड़ा काट काट के छोटा छोटा हिस्सा जो कि शेप बनाने के लिए जरूरी होता है वो काट काट के हटा दिया। तो आपने उससे कहा कि आपने 2.5 मीटर कपड़ा तो काट लिया, लेकिन ये जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं वो भी तो आप ही रख लेंगे, ये लगभग 1 मीटर तो ये हो जाएगा, तो आप 1.5 मीटर का पैसा जोड़िए हमसे। दर्जी कहेगा कि भैया दूसरे दुकान पे चले जाइए, मैं आपका शर्ट नहीं सिल रहा। क्यों? क्योंकि वो जो कटिंग है वो दर्जी के ना तो किसी काम का है ना ही आपके किसी काम का है। वो कहेगा कि ऐसा है कि कटिंग आप ले जाइए या तो, ठीक है। तो आप कहेंगे कटिंग हम क्यों ले जाएंगे, है ना। तो दर्जी भी वही कहेगा कि कटिंग हमारे भी किसी काम का नहीं है, वो जरूरत है, अगर हमको शर्ट सिलना है तो कटिंग करना ही पड़ेगा, तो दाम तो आपको 2.5 मीटर का ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पे उसने आपसे 2.5 मीटर का कपड़ा का पैसा लिया, क्यों? क्योंकि वो जो कटिंग जितने भी थे वो नॉर्मल लॉस है, ठीक है। 2.5 मीटर का 1.5 मीटर हो गया, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल लॉस है, उसका पैसा वो आप ही से चार्ज करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल लॉस का बर्डन हमेशा कस्टमर पे ही आता है, क्यों? क्योंकि होना ही है, ठीक है। तो एबनॉर्मल लॉस कहाँ पे होता? दर्जी ने कटिंग की और मैंने जैसा कहा कि आयरन से कपड़ा जल गया। अब वो कहेगा कि नहीं, आपका कपड़ा बनाते वक्त जल गया कपड़ा, तो हम आपसे शर्ट देंगे आपको एक ही, लेकिन पैसा 2 शर्ट का लेंगे। तो यहाँ पे आप नहीं मानेंगे, कहेंगे कि क्यों? शर्ट एक मिल रहा है मुझे, तो 2 शर्ट के पैसे क्यों दूंगा मैं? तो वही चीज यहाँ पे है, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अलग अलग चीजें हैं। एक अनअवॉइडेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता है, और एक अवॉइडेबल है, इसको रोका जा सकता है, ठीक है। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं की जाती है, और इसकी अकाउंटिंग जरूरी होती है। अकाउंटिंग इसमें जरूरत नहीं है, इसमें अकाउंटिंग की जरूरी है। उसके बाद इसमें बर्डन ऑफ जो लॉस होता है वो ऑन कस्टमर होता है, और इसमें
बर्डन ऑफ लॉस ऑन सेलर होता है, यानी कि जिसका सामान है उसका। ठीक है, तो ये जो लॉस होता है वो इंक्लूडेड इन कॉस्ट होता है, इंक्लूडेड इन प्राइस, और जो इसमें होता है वो नॉट इंक्लूडेड इन प्राइस होता है। तो ये है हमारा नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हम अलग कर लेते हैं, उसका खर्चा हम कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो जनरली हमारा सामान का दाम इतना बढ़ जाएगा कि कोई सामान लेना नहीं चाहेगा हमारा। नॉर्मल लॉस सबका होगा, अगर मेरा हो रहा है तो ऑब्वियसली बाकी सबका भी होगा, तो इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। आप अगर वो खर्चा कस्टमर पे जोड़ रहे हैं तो दूसरे भी जोड़ रहे होंगे, तो इसीलिए इसमें प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें इफेक्ट पड़ जाएगा तो आपका सामान बिकना बंद हो जाएगा। तो ये नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस है। अब अकाउंटिंग करते वक्त, ठीक है, नॉर्मल लॉस का सिर्फ हम यूनिट माइनस करते हैं टोटल यूनिट में से, ठीक है, और एबनॉर्मल लॉस में खर्चा जो कॉस्ट है वो सब हटा देते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ यूनिट माइनस करते हैं, मतलब कि अगर 400 यूनिट का सामान है और मिला 300 यूनिट, 100 नॉर्मल लॉस है, तो हम 300 यूनिट पे ही 400 के बराबर पैसा चार्ज करेंगे। कहने का ये मतलब है कि सिर्फ यूनिट कम होता है, कॉस्ट को नहीं घटाया जाता है। इसमें कॉस्ट और यूनिट दोनों माइनस होते हैं। ठीक है, तो ओनली यूनिट्स reduced while calculating a unit and cost both reduced। ठीक है, तो इसमें केवल यूनिट घटाते हैं और उसमें यूनिट और कॉस्ट दोनों घटाते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हमको ये पूरा क्लोजिंग स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो ये है हमारा एग्जांपल। ए ने बी को 400 लीटर पेट्रोल भेजा है एट द रेट 180 पर लीटर। ठीक है, तो 180 के रेट से 400 लीटर पेट्रोल भेजा है। उसमें ए का खर्चा जो है वो फ्रेट है, इंश्योरेंस है, लोडिंग है, और बी का जो खर्चा है वो अनलोडिंग है और कैरेज गोडाउन एंड ऑक्ट्रॉय का जो कैरेज टू गोडाउन एंड ऑक्ट्रॉय है 14,000। ठीक है, बी जो है वो 360 लीटर सामान रिसीव कर रहा है, यानी कि 400 न रिसीव करके 360 रिसीव कर रहा है, और उसने उसमें से 300 लीटर बेच दिया। अब दो सिचुएशन में हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि 360 लीटर रिसीव किया है तो इसका मतलब है कि रास्ते में 40 लीटर का तो नुकसान हो गया, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। अब वो 40 लीटर हो सकता है नॉर्मल लॉस हो, और हो सकता है वो 40 लीटर एबनॉर्मल लॉस हो। ठीक है, तो वो गुड्स के सिचुएशन के हिसाब से आप देखेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे दोनों को लेके चलेंगे कि 40 लीटर को एक बार नॉर्मल लेके चलते हैं, फिर एबनॉर्मल लेके चलेंगे और फिर कैलकुलेशन देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल लेके चलते हैं। अब तो नॉर्मल लॉस में हमने क्या कहा कि आपको कॉस्ट कम करने की कहीं भी जरूरत नहीं है और इसका अलग से काउंटिंग नहीं किया जाता है, तो आपको सिर्फ यूनिट कम करना होता है, यूनिट। ठीक है, तो ए ने कितना सामान भेजा बी को 400 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स, यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स में हमको कॉस्ट टोटल लेना है। ठीक है, कॉस्ट में कोई डिडक्शन नहीं करना है, तो टोटल जो इन दोनों का कॉस्ट मिला के था वो 72,000 है, 72,000 है। लेकिन कितने यूनिट का है, यहाँ पे 400 नहीं लेंगे हम, क्योंकि हमारा अंत में बचा ही 360 था, तो इसीलिए 360 ही लेंगे। ठीक है, और 360 लेंगे तो उस पे 60 यूनिट का हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा, ये हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब एक्सपेंसेस पे आएंगे तो कंसाइनर का जो एक्सपेंसेस है, कंसाइनर के एक्सपेंसेस में 18, 15 और 3 टोटल 36,000 है। ये 36,000 भी हम यही लेके चलते हैं कि 360 यूनिट पे खर्चा हुआ है, 400 पे नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि 40 का नॉर्मल लॉस था, तो हम ये मान के ही चल रहे थे कि ये जो यूनिट है बाद में हमको कस्टमर से
वसूलना ही है तो 360 यूनिट पे ही ये खर्चा माना जाएगा। अगर 400 पे करेंगे तो एक सामान पे हमारा खर्चा निकलेगा 90 के आसपास, ठीक है, 90 निकलेगा। और अगर 360 पे करेंगे तो 100 निकलेगा। तो वो जो नॉर्मल लॉस हुआ वो हम खर्चा कभी भी नहीं सहते हैं, ठीक है, वो हमेशा यहाँ पे कस्टमर से ही वसूला जाता है, ठीक है। तो इनटू 60 ये कंसाइनर का खर्चा हो जाएगा। और फिर कंसाइनी का यहाँ पे खर्चा हो जाएगा 18,000 बाई 360 इंटू 60। तो ये हैं हमारे सारे खर्चे। अब अगर हम देखें तो इसका कॉस्ट आ जाएगा 12,000, इसका आ जाएगा 6,000 और इसका आ जाएगा 3,000। टोटल मिला के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल गया 21,000। एक्चुअली नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस दोनों का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक के पर्पस से ही किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस में हम अलग से एबनॉर्मल लॉस भी निकालेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के पर्पस से हो रहा है। तो ये है हमारा क्लोजिंग स्टॉक इस केस में। अब एबनॉर्मल लॉस वाले केस में जब आएंगे तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स जब निकालेंगे तो एक्चुअल में खर्चा जो है 72,000 का हम नहीं लेंगे। ले सकते हैं 72,000 बाई 400 करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है सीधा जो कॉस्ट है 180 पर लीटर इंटू 60, या और करके लिख दे रहा हूं मैं। इन दोनों तरीके से सेम अमाउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको कॉस्ट इंक्रीज नहीं करना है ना, 360 पे चार्ज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते हैं, तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस हमारा है, हम अपना नुकसान बाद में कैलकुलेट करेंगे। अभी जो यहाँ पे करेंगे वो ये करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800, ठीक है। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी जो टोटल खर्चा हुआ है कंसाइनर का, यानी कि ए का, वो 36,000 हुआ है, जो कि 360 यूनिट पे नहीं लिखेंगे, 400 यूनिट पे लिखेंगे, और इनटू 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5400। और जो एक्सपेंसेस ऑफ बी है वहां पे 36,000 बाई 360 लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा यहां पे 400 लिया, इस पे 360 क्यों लिया? तो यहां पे हमने 360 इसलिए लिया क्योंकि बी जो है वो अपना पूरा का पूरा खर्चा केवल 360 यूनिट के लिए तो कर रहा है। बी को मिला ही है 360 यूनिट, तो उसके जितने भी खर्चे हैं वो 360 यूनिट के लिए ही हैं, 400 के लिए नहीं किया है उसने। ऐसा नहीं कि उसको बाद में नुकसान हुआ, उसको तो पहले से पता था कि ये जो खर्चा हम कर रहे हैं 4,000 का 14,000 का, ये 360 यूनिट के लिए ही है। उसको तो मिला ही नहीं 400 यूनिट, तो खर्चा ही उसने 360 पे किया, तो इसीलिए 360 लिया। इसने ए ने जो खर्चा किया था वो तो 400 पे किया था ना, उसने तो भेजा था 400 यूनिट, लेकिन मिला 360, यह अलग चीज है, ठीक है। भेजा तो 400 है तो खर्चा भी 400 का था, तो इसीलिए एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे हम यूनिट नहीं कम करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा 36,360 गुने 60, तो ये उतना ही आएगा 3,000, तो 19,200। तो इसमें कॉस्ट बदल गया। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में यहाँ पे हमारा 21,000 आ रहा है, वहां पे 19,200 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लागत में से एबनॉर्मल लॉस को हटा लिया है, तो इसीलिए इसका लागत कम हो गया और इसका लागत बढ़ गया। अब एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो उसका कैलकुलेशन अलग से करना पड़ेगा। तो 40 यूनिट का एबनॉर्मल लॉस हुआ है हमारा, कितना? 40 यूनिट का, और उसमें बी का खर्चा उस एबनॉर्मल लॉस में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी का खर्चा लॉस होने के बाद हुआ है, ठीक है। तो केवल ए का और ए का जो कॉस्ट पड़ा है वो और जो उसका खर्चा पड़ा है वो दोनों जोड़ लेते हैं, तो 72,000 और 36,000, 1,08,000 का खर्चा टोटल हुआ है। कितने यूनिट पे? तो 400 यूनिट पे। उसमें से कितना यूनिट नष्ट हो गया? तो 40 यूनिट, तो यानी कि 10,800 का टोटल हमारा नुकसान हुआ है। कितना? 10,800 का नुकसान, ठीक है, सब कुछ मिलाने के बाद। तो ये नुकसान हो जाएगा और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकल गया। इसमें 19,200 और इसमें 21,000। तो ये है आपका पूरा क्लोजिंग स्टॉक का कॉन्सेप्ट। इसके बारे में जो थ्योरी वाला पार्ट लिखाना है वो मैं आपको अगले वीडियो में
पूरा बता दूंगा, सब कुछ जो लिखाने वाला जो पोर्शन है वो दिखा दूंगा। तो अगर आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे चैप्टर्स के, तो आप वो प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियो के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।